प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें और मेरे साथ पाठ को, एकांकी को पढ़ते और समझते चलें। बच्चों, हिंदी साहित्य में जो गद्य की विधाएं हैं उसमें ये एकांकी भी एक है। जैसे उपन्यास है, कहानी है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, वृतांत है, नाटक है। इसी तरह से बच्चों, एकांकी भी नाटक का ही एक रूप है जिसमें कि एक ही विषय को उभारा जाता है। तो बच्चों, अब आप ये पूछोगे कि मैडम जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी ही शीर्षक क्यों रखा? तो बच्चों, पहले मैं आपको ये शीर्षक क्यों रखा उसके बारे में आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर ने इसलिए लिखा कि उन्होंने हमारे समाज में देखा कि स्त्रियों को उचित सम्मान और स्थान नहीं मिल पा रहा। तो इन्होंने इस एकांकी में हमारे समाज में नारी को उचित सम्मान न मिलने की जो समस्या है उसको प्रमुख रूप से दिखाया गया है। तो रीढ़ की हड्डी बच्चों, आपने देखा होगा, हमारे शरीर को पूरी तरह से ठीक रखने का, स्थिर रखने का, संतुलन बनाए रखने का काम करती है। और इसके बगैर अगर ज़रा भी इसकी हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या आ जाती है तो हम जो है डिसेबल हो जाते हैं, हम अच्छी तरह से कार्य करने में सक्षम नहीं होते, हमारे शरीर में कमी उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ बच्चों, जो उमा है, उमा इसमें एक प्रमुख पात्र है जो पूरी एकांकी का एक मुख्य पात्र होता है। तो वो है उमा। तो उमा के विवाह के लिए उसके पिता जिस युवक को जो है शंकर से उसके रिश्ते की बात करते हैं, उमा का रिश्ता किससे करना चाह रहे हैं उसके पिताजी बच्चों? शंकर से। और जो शंकर है उसकी शारीरिक संरचना में, मतलब उसके चरित्र में कमी है, उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, अर्थात उसके करैक्टर में थोड़ा सा कमी है। तो इसलिए जो है लेखक ने जो है इस जो ये एकांकी है इसको, इसका शीर्षक जो है रीढ़ की हड्डी देना ज़्यादा उचित समझा। शंकर का चरित्र जो है बच्चों वो बहुत ही कमज़ोर है, दुर्बल है। इसमें बताया गया है बीच में कि वो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते समय एक बार पकड़ा गया था। तो वही उसके चरित्र की दुर्बलता है। रीढ़ की हड्डी के संबंध में इसे बताया गया है कि एक कायर युवक की भांति वो हॉस्टल में ताक झांक करता है। पकड़े जाने पर जो है हॉस्टल की जो नौकरानी होती है उसके पैर पकड़ लेता है और पकड़े जाने पर वो अपने आप थोड़ा सा जो है उसकी रीढ़ की हड्डी में कमज़ोरी दिखाई है और ये कमज़ोरी जो है उसका प्रतीक है, रीढ़ की हड्डी का प्रतीक है। और शंकर उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का विरोधी है ना बच्चों? उच्च शिक्षा का विरोधी है। क्यों विरोधी है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की भी लेना चाहते हैं और जो है वो सर्वगुण संपन्न भी चाहिए उन्हें, लेकिन वो 10वीं पास चाहिए उन्हें। और उनके विचार जो हैं वो दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है। और जो हमारी वैचारिक दृष्टि है उससे जो है शंकर की रीढ़ की हड्डी जो है उसकी कमजोरी को प्रस्तुत कर रही है और ये एक सांकेतिक अर्थ प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जगदीश चंद्र माथुर हैं, इन्होंने इस एकांकी का जो शीर्षक रखा रीढ़ की हड्डी, ये हमारे हिसाब से पूर्ण रूप से सार्थक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? चलो आगे चलते हैं। उमा जो है बच्चों बहुत शिक्षित है, बीए पास है, समझदार है, सच्चरित्र युवती है, चेहरा बहुत सुंदर है, आकर्षक है और एक
है कि वो ज़्यादा पढ़ाई करती है तो उसकी आँख पर चश्मा चढ़ा हुआ है। उसके माता-पिता जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी बच्ची के प्रति जो है सजग हैं, शिक्षित कराते हैं, सारे गुणों से संपन्न कराते हैं, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई सारे गुणों में वो निपुण है। और जो लड़के वाले हैं वो उसको देखने आ रहे हैं, लेकिन जो है इसके उमा के पिता जो हैं बीए कराने के बाद भी लड़की की पढ़ाई जो है वो कम बताते हैं, सिर्फ 10वीं पास बताते हैं। तो यहाँ पर जो है उसके पिता जो हैं लड़का शंकर बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसने पहले बीएससी कर रखी है, अब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जबकि उसके पिता गोपाल प्रसाद पेशे से व्यवसाय से वकील हैं। तो इतना आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो अब मैं फटाफट से जो है इस एकांकी में बच्चे जो है संवाद होते हैं नाटक की तरह, डायलॉग होते हैं। तो मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए महाशय की पीठ नज़र आ रही है। वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा हिस्सा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, इधर बस बस, नौकर बिछा दो साहब। तो ये सारे संवाद चल रहे हैं, डायलॉग्स चल रहे हैं। बाबू जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी, तू देर में पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? तख्त बिछाता ही। तो अब बाबूजी कहते हैं हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूँ ही बस। हाँ सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। नौकर आता है। बाबू साहब इसी बीच मेज पोछ ठीक करते हैं, झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियाँ भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आ जाती है। देखिए बच्चे, उमा की मम्मी का नाम क्या है? प्रेमा। और गदुमी रंग छोटा कर चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर भी आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप। अब उसके उमा के पिताजी का नाम क्या है बच्चों? राम स्वरूप। दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ जो चद्दर आई थी उससे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। देखिए यहाँ पर जो है रामस्वरूप जो है नौकर को थोड़ा सा डांटता है। प्रेमा, अच्छा जी, जा पूजा वाली कोठरी में से लकड़ी के बक्से से ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे से जो हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल दिया। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाए बैठी है। वह मुँह फुलाए लाडली कौन है? उमा। रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस्मत की दवा हो। जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार की जाएगी। मुझे दोष मत देना। तो ऐसे ही बच्चों आपने देखा होगा, ऐसे मम्मी पापा के आपस में ऐसे नोक झोंक चलती ही रहती है। प्रेमा, तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई हूँ। तुम इन्हें तो ऐसे पढ़ा लिखा इतना सिर पर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं हैं। कौन कह रही है? माँ कह रही है। अपना जमाना था कि आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ। स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं कि ऐसी बातें कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई क्या हो गया। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? प्रेमा, रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, दूसरा एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। यहाँ पर रामस्वरूप अपनी पत्नी की तरफ व्यंग्य कर रहा है। प्रेमा, हटो जी, तुम ठुठोली ही सूझती रहती है। यह तो नहीं कि उस पर उमा की राह पर लाते, उमा को अपनी राह पर लाते अब देर कितनी हो रही है उन लोगों के आने में। तो क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था जरा ठीक करके उसे नीचे ले आना। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टिमटम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे इन चीज़ों से न जाने किस जन्म से नफरत है। मेरा कहना है कि मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़के से। रामस्वरूप, न जाने किसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का ही कारोबार चलता है। तो देखो बच्चों, ये बात ठीक कह रही हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा
पाउडर क्रीम ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस से पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप बात काट कर चुप 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 दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई भी अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी भी सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबू, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, बाजे नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना देती हूँ, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे मार रहा था। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितारा भी आ गया, नाश्ता यहाँ बराबर कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ तुम खुद ले लेना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीना होता है तहजीब से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं कि गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर, क्योंकि उनके विचार जो हैं थोड़े से रूढ़िवादी हैं और खींचने वाले हैं। खूब पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में तो ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों की ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सभी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी ही मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये प्रेमा, वो तो जल्दी आ गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना कि थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उफ, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कम वक्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हैं, आइए आइए, हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोग चतुराई से टपकती है, आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है, आवाज़ पतली है और खिसखिसाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। देखिए बच्चे, आ गए ना, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथों मलते हुए, हैं, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बैत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बैत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हैं, मकान ढूंढने के लिए तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें यहाँ आना ही था, तो रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा आपका काम वैसा आपका काम, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की और मुखातिब होकर, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड होता है सप्ताह के आखिरी में। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई 1-2 साल। रामस्वरूप, 1-2 साल हैं जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ कि अभी हो सकता है 1 आधा वर्ष जो है अनुत्तीर्ण हो जाऊँ, तो इसलिए मार्जिन रखा है। चलिए गोपाल प्रसाद, बात तो यह है कि साहब शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल में आकर दर्जन कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर भी जो खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी
बालाई आ जाती थी और अकेले 2 आने में हजम करने की ताकत है अकेले। अब तो हम बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब कोई ना कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कहे जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं अपने ज़माने की। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उस ज़माने की बात ही तो दूसरी थी। हैं गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का यह माहौल था कि एक बार कुर्सी पे बैठे कि 12 घंटे सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं तो सच कहता हूँ कि उस ज़माने में मैट्रिक भी अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबिल नहीं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यह है ही। गोपाल स्वरूप, माफ़ कीजिएगा गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा रामस्वरूप। उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना है। शंकर भी ही करके हंसता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ में तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक रहे, बिजनेस, बिज बिज समझ, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं गोपाल प्रसाद, यह सब तो आपका क्यों तकलीफ करते हैं। रामस्वरूप, हैं, तकलीफ किस बात का है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हैं, माफ़ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत से बुरा नहीं मालूम होता, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खास खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डाल दीजिए। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं कि एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप, हैं, कहते ही आप तो बिल्कुल सही हैं। प्याला पकड़ते हैं। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हो, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जो जनाब की देने वाले की चूं भी न करेगा। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफ़ी अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। देखिए यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा व्यंग्य किया गया है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। देखिए क्या कहा कि लड़की का खूबसूरत भी होना, शिक्षित भी होना, सरगुण संपन्न भी होना, सारे कार्यों में निपुण भी होना। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे जैसी भी हो, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हैं। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, तो बच्चों यहाँ पर जैसे जन्म पत्रिका लड़के और लड़की का दोनों का शादी के लिए मिलान किया जाता है, कितने गुण मिलते हैं। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ साफ है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। देखिए आ गई ना वही बात कि हमें जो है लड़की चाहिए लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं। मैम साहब तो रखनी नहीं, कि हमने उसको मैम साहब तो बनाकर रखना नहीं, हमें तो घर के काम में चूल्हा चौंक में झोंकना है उसे एक नौकरानी बनाकर।
कौन भुगतेगा उसके नखरों को? ज़्यादा शिक्षित पढ़ी लिखी होगी तो उसके नखरे कौन उठाएगा? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट ही लीजिए। भला आप पूछिए इन अक्कल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो पढ़ना और काबिल होना है। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स राजनीति वगैरह में बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। अर्थात पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी शिक्षित जो है महिलाएं घर नहीं चला सकती, इनका कहने का मतलब। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। देखिए क्या कहा इन्होंने, मोर के पंख होते हैं, सुंदर कौन होता है? मोर होता है। पंख फैलाकर नाचता कौन है? मोर। मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। यहाँ पर देखो बच्चों, इन्होंने ग्रस्त जीवन को जो है यहाँ पर पक्षियों से और जो है पशुओं से तुलना की है कि कौन सुंदर होता है और किसके कैसा रंग रूप और उसका स्वभाव होता है। राम स्वरूप, बिल्कुल हाँ जी हाँ, मगर मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं है। मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। शंकर हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं। ऊंची तालीम एक उनमें से एक ऐसी है कि जो स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा जो है बात कही गई है, व्यंग्य किया गया कि सिर्फ मर्द ही शिक्षित होने चाहिए, महिलाएं नहीं। राम स्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए, धन्यवाद जी, पी चुका हूँ। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिएगा। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं था, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट भर खाना तो नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं हूँ। राम स्वरूप, है मेज पर एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ से मुंह कर जोर जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ? कौन कहता है? राम स्वरूप। राम स्वरूप कौन है बच्चों? उमा के पिता। गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्ती हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी, गोपाल बाबू आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। तो जिसके अंदर बच्चों कमी होता है वो छिपकर देखता है, और जो सही व्यक्ति होता है वो सामने से प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करता है। तो यही व्यक्ति का व्यक्तित्व पता लग जाता है कि कौन आदमी किस तरह का उसका व्यक्तित्व है। राम स्वरूप, है यही है आपकी लड़की। लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। क्यों चौंक उठते हैं? क्योंकि उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। अब देखिए राम स्वरूप, जरा सक पका कर, जी वह पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पिता समझ गया। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया था ने। गोपाल प्रसाद, हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ। उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर में जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो। उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग की? उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ वह तो आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीरें टंगी हुई हैं कुत्ते वाली, इसी ने खींची हैं, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह भी। देखिए कितनी सारी बातें पूछ रहा है कि वहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग भी, गाना बजाना भी, और यहाँ पर सिलाई के बारे में भी।
स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा गोपाल प्रसाद से। हैं, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ने। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं। इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आ जाते हैं। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो तुम इतनी देर से नाप तोल कर रहे हो। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रही थी और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ, बैंड ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ़, गजब हो जाता। झूठ का तो झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजा की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके बेटे लाडले की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबुल गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं और बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। अरे